हेलो स्टूडेंट्स, होपिंग यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 क्लास 8 साइंस दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप्स की। क्रॉप्स क्या होती है? क्रॉप्स वो प्लांट जो एक लार्ज नंबर में एक लार्ज फील्ड में उगाए जाते हैं कहलाती है क्रॉप्स। और क्रॉप्स क्यों उगाते हैं? फॉर गेटिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स, उनसे हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं और हमारी जो न्यूट्रिशनल नीड होती है, यानी कि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनकी नीड्स को पूरा करते हैं, इसलिए क्रॉप्स को हम प्रोडक्शन करते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम जो अपने पॉट्स में घरों में प्लांट उगाते हैं दीज आर ऑल्सो क्रॉप। नहीं, वो क्रॉप्स नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर किसी एक लार्ज फील्ड में लार्ज नंबर्स में कोई भी प्लांटेशन किया जाता है तो दैट इज नोन एज क्रॉप। ये कुछ आपके क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ओट्स, मेज और राइस, दीज आर क्रॉप्स। नेक्स्ट, जो क्रॉप्स है बेटा, वो क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। वो बेस करता है उसके प्रोडक्ट पे कि उससे क्या प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई क्रॉप उगाई तो उससे हमें सीरियल्स मिल रहे हैं, पल्सेस मिल रही हैं, वेजिटेबल्स मिल रही हैं या फ्रूट्स मिल रही हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपके सीरियल्स के हैं क्योंकि हमें इनसे अनाज मिलता है, इनसे सीड्स मिलते हैं। व्हीट हो गया, आपका बार्ली हो गया। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स क्या होते हैं? वेजिटेबल्स का जो हम कंज्यूम करते हैं वेजिटेबल्स, वो हमारे प्लांट का एक पार्ट होता है। ठीक है ना, वो कोई भी हो सकता है पार्ट, उसका रूट, शूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर में से कुछ भी। जैसे कि सपोज कीजिए आप रेडिश खाते हो। रेडिश क्या है? रेडिश आपके प्लांट का रूट है। ऐसे आप क्लॉलीफ्लावर, गोभी खाते हैं ना, फूल गोभी, वो फूल गोभी क्या है? वो फूल गोभी आपके प्लांट का फ्लावरी पार्ट है। ठीक है, तो ये वेजिटेबल्स हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। चलिए आगे चलते हैं। These are the examples of vegetables, जैसे कि लेडी फिंगर, कैबेज और पीज। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सम फ्रूट्स। ये फ्रूट्स क्या होते हैं? ये फ्रूट्स आपका जो प्लांट होता है उस प्लांट के सीड को अपने अंदर कैरी करके लेके जाते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनके सीड्स बियरिंग पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आप गवावा देख लीजिए, गवावा में भी सीड्स होते हैं, एप्पल में भी सीड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सीड्स बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट की, जिन्हें हम एज अ फ्रूट कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट्स: गवावा, ग्रेप्स, एप्पल एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट, अभी हमने सीरियल्स की बात की। सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स कोई भी ग्रास कल्टिवेटेड फॉर द एडिबल कंपोनेंट ऑफ ग्रेन्स, यानी कि वो घास जो उगाई जाती है, पैदा की जाती है, काटी जाती है एडिबल कंपोनेंट्स के लिए, वो कहलाती है आपकी सीरियल्स। सीरियल्स के एग्जाम्पल्स अभी आपको मैंने बताए थे, दीज आर व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, ओट्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की। बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या आता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि एक लार्ज स्केल में फसल को, क्रॉप को उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फील्ड है, इस फील्ड में यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रोन अप किया जा रहा है, तो दिस इज एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर यानी कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या ऑर्नामेंटल प्लांट्स को लार्ज स्केल पे उगाया जाता है वो कहलाता है आपका हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर समझ में आ गया? एग्रीकल्चर मीन्स एक लार्ज स्केल में जब प्लांट्स को उगाया जाता है तो उसे कहते हैं हम एग्रीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, ठीक है, एक लार्ज स्केल पे उगाया जाता है तो दैट इज हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है आपका क्रॉप। क्रॉप वो प्लांट जो लार्ज नंबर में फॉर गेटिंग यूजफुल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है मनुष्यों के द्वारा, वो कहलाती है क्रॉप्स। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। क्रॉप्स बेसिकली थ्री टाइप्स की होती हैं: खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। तीनों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ये क्रॉप्स मॉनसून के स्टार्टिंग में, जब आपका मानसून रेनी सीजन स्टार्ट होता है उससे पहले बोई जाती हैं, यानी कि बिटवीन जून एंड जुलाई। क्यों? क्योंकि इनको पानी की नीड ज़्यादा होती है। ठीक है, दीज आर वाटर नीडेड क्रॉप्स, और इनको काट लिया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। और कौन कौन सी हैं क्रॉप्स? आपकी मेज की हो गई और राइस की हो गई। क्लियर? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है आपका रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है?
ये राबी क्रॉप्स हैं आपकी जो विंटर सीजन में सोन की जाती हैं, जैसे कि इन द बिटवीन ऑफ नवंबर टू दिसंबर, इन मंथ के बीच में ये सोन अप की जाती हैं और काट ली जाती हैं मार्च और अप्रैल में, जैसे कि आपकी वीट हो गई और बार्ली हो गई। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स। आगे देखिए, ये है आपका थर्ड वन, जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स क्या होती है? ये समर सीजनल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, ये समर सीजन में ही मिलती हैं। एग्जाम्पल्स आर कुकुम्बर एंड वाटरमेलन, ये आपको गर्मी के सीजन में मिलते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वो टूल्स हैं जो एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, यानी कि जब आप एक बीज को बोते हैं से लेकर आप एक फसल को काटते हैं, फिर उसका स्टोरेज करते हैं, वहाँ तक कौन कौन से टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में आता है। कौन कौन से हैं वो टूल्स, देख लीजिए एक बार। पहला है प्लॉ, सेकेंड इज कल्टिवेटर, दोनों का काम एक ही है, तीसरा है हो, चौथा है सीड ड्रिल्स। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन्स कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें वन बाय वन करके फॉलो करने होते हैं फॉर गेटिंग अ गुड क्रॉप्स। पहला है आपका प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड वन इज सोइंग ऑफ सीड्स, थर्ड वन इज अप्लाइंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, नेक्स्ट इरिगेशन, देन वीडिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, एंड द लास्ट दैट इज स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। चलिए इनको एक एक करके बात करते हैं इनकी। सबसे पहले आपका प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, इसका मतलब क्या है कि इसमें इन्वॉल्व होता है आपका प्लगिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग, तीनों प्रोसेस आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आती है। सबसे पहले बात करते हैं प्लॉगिंग की। इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में कि जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को लूज और टर्न किया जाता है, मीन्स जो इनसाइड वाली मिट्टी होती है आपकी उसको ऊपर के लेवल पे लाया जाता है और ऊपर वाले लेवल के जो मिट्टी होती है उसको नीचे के लेवल में लाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मिट्टी होती है उसका यूज़फुल ये होता है कि मिट्टी एरिएटेड हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो मिट्टी में एयर आराम से एंटर कर सकती है। दूसरा, जो आपके प्लांट को एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वो इजीली कैन एंटर इन द सॉइल। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि प्लगिंग कैसे होती है, बाय द हेल्प ऑफ बुल, ठीक है। ये प्लगिंग वाला पिक्चर है, यानी कि इसमें एक किसान है वो विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, ये एक प्लॉ है, इसकी सहायता से खेत को प्लगिंग कर रहा है। चलिए अभी मैंने आपको एडवांटेज बताया कि सबसे पहले तो जो रूट्स होती हैं वो रूट्स गहराई तक जा सकती हैं, क्योंकि जो एयर है वो लूज हो चुकी होती है, रूट्स को एरिएटेड हो जाती है, रूट्स को एयर इजीली अवेलेबल हो जाती है ना। क्योंकि जब रूट्स अंदर तक जाएंगी, गहराई तक जाएंगी, तो जो रूट्स हैं उनको एयर भी आराम से मिलेगी, क्योंकि जो आपकी सॉइल है वो लूज हो चुकी है, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये प्लगिंग हो रही है। दूसरा, रिमूव वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, सॉइल अपटर्न हो जाती है, और जो डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब सेकेंड वन है आपका लेवलिंग। लेवलिंग मीन्स हेल्प इन ब्रेकिंग बिग लम्प्स ऑफ सॉइल। तो जब हम सॉइल को टर्न ओवर करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ मिट्टी के मोटे मोटे मतलब काफ़ी लार्ज साइज के जो एक लम्प्स होते हैं वो रह जाते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करना इज नोन एज लेवलिंग, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट हो जाती है, और जो इरिगेशन है, इरिगेशन में भी सहायता मिलती है, हेल्प करता है, ये प्रमोट करता है उसको। ये आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है लेवलिंग। नेक्स्ट, मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब जो आपने सॉइल के प्रिपरेशन कर लिए, मीन्स आपने सॉइल को लूजन कर लिया है, ठीक है, उसमें आपने लेवलिंग कर लिया है, उसके बाद उसमें मैन्योर्स ऐड करते हैं। एंड मैन्योर्स क्यों ऐड करते हैं? टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये मैन्योर्स जो जिसे हम खाद भी कहते हैं, ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट है सोइंग ऑफ सीड्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कि जो सीड्स हैं उनको मिट्टी में दबाया जाए, मिट्टी में रोप अप किया जाए। तो इसके लिए जो सीड्स हैं वो सीड्स भी कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंग उन सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है। कौन कौन से होते हैं वो, कि पहला तो आपका सीड HVY बेस होना चाहिए, मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी, यानी कि जितने भी सीड्स हैं वो सारे के सारे जर्मिनेट होने वाले होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। शुड बी जर्मिनेट इनटू प्लांट, यानी सारे के सारे जो प्लांट हैं वो जर्मिनेट हो जाएं, प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, डोमिनेंट ना रहे, मीन्स वो खराब ना हो जाएं। नेक्स्ट,
शुड बी सोन एट राइट डेप्थ, यानी कि वो गहराई में प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि अगर कम गहराई में होंगे तो वो आराम से जो आपके इंसेक्ट्स या बर्ड्स वगैरह होते हैं वो ले जाएंगे, और अगर ज़्यादा गहराई में होंगे तो जो बीज है वो एयर नहीं ले पाएंगे और जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए दो सीड्स के बीच में, क्योंकि अगर ओवरलैप हो जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएंगी, तो भी आपके जो प्लांट है वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सीड शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज, यानी कि जो सीड्स हैं वो डिजीज फ्री होने चाहिए। दूसरा, आपके जो सीड्स हैं वो वायबल होने चाहिए। ठीक है, मीन्स वो पुअर क्वालिटी के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, अब मेथड ऑफ सोइंग देख लीजिए। सोइंग के जो यानी कि बीज बोने के जो मेथड हैं वो दो हैं। एक पहला तो है आपका ब्रॉडकास्टिंग, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये सिंपल एक आदमी है, इसने बीजों को हाथ में लिया एंड स्कैटर्ड, सिंपली स्कैटरिंग। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इससे एक तो जो बीज हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, कहीं पे बहुत सारी बीज इकट्ठा गिर जाएंगे, कहीं पे बहुत दूर दूर गिर जाएंगे, तो जो क्रॉप की यील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो भी मैंने बताया आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स भी रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये है आपका मॉडर्न मेथड, दैट इज सीड ड्रिल्स, जिसके बारे में मैंने आपको पहले अभी बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें एक आयरन की ट्यूब होती है, जो आपको ब्लैक कलर की ट्यूब दिखाई दे रही है ये होती है, एंड इसके ऊपर यहाँ पर फनल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, इन फनल्स में क्या होता है, सीड्स भरे रहते हैं, और ये जो लोहे की रोड्स हैं, ये रोड्स मिट्टी में फोरो करती हैं, और जब ये ट्रैक्टर मूव ऑन करता है तो इसमें से बीज अपने आप ऑटोमेटिकली रोप अप होते चले जाते हैं ऑन द राइट डिस्टेंस एंड इन द राइट डेप्थ। क्लियर, दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस सीड ड्रिल कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक, और लेस मैन एफर्ट भी है इसमें। नेक्स्ट, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जो ये प्लांट होते हैं इनको सबसे पहले नर्सरी में उगाया जाता है। जब ये छोटे से प्लांट बन जाते हैं, सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको बड़े फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। आपने देखा भी होगा कि जो चावल की फसल होती है, पैडी, जो हमारी क्रॉप होती है, वो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ही की जाती है। क्लियर। अब ट्रेडिशनल टूल क्या था सोइंग का, ये देख लीजिए, इसमें पिक्चर में दिखाया जा रहा है आपको। ये दो बुलक हैं, इन्होंने प्लॉ को पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे पीछे दो आदमी हैं। यहाँ पर कीप है, फनल मेथड इसको हम बोलते हैं, फनल है यहाँ पे, एंड इस फनल का जो पाइप है वो नीचे मिट्टी में जा रहा है, और ये जो पॉइंट होता है, लास्ट एंड जो होता है इस फनल का, ये पॉइंटेड होता है, एंड ये सॉइल में डीप अप जाता है, और जैसे जैसे इसमें सीड डालते जाते हैं, ये जो मैन है सीड डालते चले जाएंगे, एंड ये रोप अप होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड था, प्लस मैन एफर्ट भी इसमें बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट, बात करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, ये दोनों ही क्यों डाले जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैन्योर्स की बात करें, मैन्योर्स आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स के वेस्ट से मिलता है। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं, तो इसमें प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो आपकी मैन्योर है ये दो टाइप की हो सकती है, फार्म यार्ड भी हो सकती है, यानी कि जो आपके फार्म में प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ कैटल डंग एंड उनके यूरिन से। आपका कंपोस्ट भी हो सकती है, कंपोस्ट जिसे हम खाद कहते हैं, वो आपके प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट से, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उससे भी बनाई जा सकती है, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। ये दो पिक्चर्स यहाँ पे हैं, ये पहला है फार्म यार्ड का, सेकेंड वन है आपका कंपोस्ट का। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड वन है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में क्या होता है कि ग्रीन मैन्योर में लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट को एज अ मैन्योर इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको हमने पहले भी बताया है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक होती है उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्सअप कर देता है, तो वो नाइट्रोजन की जो अमाउंट है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनको उनसे भी ग्रीन मैन्योर बनाई जाती है। नेक्स्ट, मैन्योर के एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज देख लीजिए। ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ऐड करता है, ह्यूमस ऐड करता है, जो क्वालिटी है सॉइल की उसको एनहेंस करता है, मीन जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबको अवेलेबल करता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के लिए भी मिल सकता है, उसमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट भी मिल सकता है आपको, और कंपाउंड न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकता है। मान लीजिए मीन्स आपकी जो क्रॉप है उसमें नाइट्रोजन की कमी है तो आप नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, और अगर उसमें अमोनियम फॉस्फेट की कमी है तो यू कैन यूज़ अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स है मार्केट में इस तरह के पैकेट्स में भी मिलते हैं,
ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स भी फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। ये जो फर्टिलाइजर्स वो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को एनहेंस करने का काम करते हैं। डिफरेंस देख लीजिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में। मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, आपके जो फर्टिलाइजर्स है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। मैन्योर्स में सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स में कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होता है। ये मैन्योर्स जो है ये स्लो इन एक्शन है, मतलब जो काम तो करती है लेकिन धीरे धीरे करती है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स है ये एक्शन में फास्टली काम करता है। मैन्योर्स सॉइल में ह्यूमस ऐड करती है, जबकि आपका जो फर्टिलाइजर है ह्यूमस को ऐड नहीं करता है सॉइल में। जो मैन्योर है उसकी जो क्वांटिटी है आपको अपनी सॉइल में ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उसका लार्ज नंबर चाहिए होता है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स है वो लेस नंबर में आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अब जो मैन्योर्स है ये अपने रिजल्ट दिखाने में लंबा टाइम लगाता है, जबकि आपके फर्टिलाइजर्स बहुत कम टाइम में अपने रिजल्ट दिखा देते हैं। इनको डिफ़िकल्ट करना और स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि लम्पसी होते हैं ये, ठीक है ना। और जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको आप इजीली स्टोर भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेप दैट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड। यानी कि जब आपने फसल को उगाया है तो उसमें पानी भी चाहिए, है ना। पानी, वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं आप ऑफ द क्रॉप। चलिए अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं हमारे फील्ड के लिए? पॉन्ड, लेक और ट्यूबवेल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड हम की बात करें तो ये है एक मोट, ये है आपका ढेकली, नेक्स्ट वन है आपका रहट और फोर्थ वन है आपका चेन पंप, ठीक। ये आपके ट्रेडिशनल मेथड है। इनसे पहले के टाइम में जो वाटर की सप्लाई है प्लांट को वो की जाती है, जैसे कि मोट में दिख रहा है आपको, ये एक वेल है, यहाँ से वेल में से पानी को निकाला जा रहा है और डायरेक्टली प्लांट में डाला जा रहा है। सेम ऐसे डेकली में है, डेकली में भी यहाँ से बकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पानी डालने के लिए क्रॉप्स में, ठीक है। आपका रहट में आपको यहाँ पे एक व्हील दिखाई दे रहा है, व्हील पे बकेट्स बंधी हुई हैं। जब ये एनिमल मूव ऑन करता है चारों तरफ तो ये जो व्हील है ये भी मूव ऑन करता है और पानी को लेकर ड्रेन करता है बाहर निकाल के। ऐसे चेन पंप में है, चेन पंप में 2 व्हील लगे होते हैं, एक ऊपर और एक इनसाइड द अर्थ, और यहाँ पर भी बकेट है। ये बकेट में पानी जैसे जैसे चेन मूव ऑन करती है तो बकेट में पानी ऊपर आता है एंड यहाँ पर आकर सरफेस में से निकल जाता है, यहाँ पे आपकी फील्ड को सप्लाई कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मॉडर्न टेक्निक की बात करें जो इरिगेशन की है, 2 आपके सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है, इसमें एक परपेंडिकुलर पाइप्स लगे हुए होते हैं आपकी क्रॉप में। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि आपके अर्थ के साथ 90 डिग्री के एंगल पे पाइप्स लगे हुए होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और ये नोजल लगा हुआ होता है इनके ऊपर की साइड में, वो रोटेट करता है, रोटेटरी होता है वो, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो पानी है वो पानी लाइक अ फाउंटेन, जैसे फाउंटेन होता है ना उस तरह से पानी निकलता है और लाइक रेन की फीलिंग आती है कि जैसे रेन हो रही है सारे में, ठीक है। और ये एक मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ होता है और इसमें रेगुलर इंटरवल से पानी निकलता रहता है। लेकिन इसमें क्या ड्रॉबैक है, इसमें थोड़ा सा पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है। इसके बिहाफ में दूसरा जो स्प्रिंकलर सिस्टम के बिहाफ में दूसरा ड्रिप इरीगेशन, इसमें क्या होता है, जो ड्रिप इरीगेशन में पानी जो है वो देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, है ना। ये पाइपलाइंस आपके प्लांट की रूट्स के साइड बाय साइड बिछी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके साइड बाय साइड में यहाँ पे पाइप में होल भी होते हैं जहाँ से कि पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप करके निकलता रहता है। और जो प्लांट्स की जहाँ पर ज़रूरत है सबसे ज़्यादा यानी कि रूट्स को, वहाँ पर पानी की सप्लाई कंटिन्यूटी में होती रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर पानी का वेस्टेज नहीं होता है। और ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम उन इलाकों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जहाँ पर पानी की लैक होती है, कमी होती है, जैसे कि राजस्थान वगैरह में, ठीक है। ये बहुत फ़ायदे वाला या फिर आप बोल सकते हैं एक तरीके से बेनिफिशियल सिस्टम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने भी आपको बताया कि जो आपके ड्रिप सिस्टम है ये बेस्ट टेक्निक है, ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये वाटर को प्रोवाइड करता है डायरेक्टली बैक टू द रूट्स और ये वाटर को सेव करता है। चलिए इसके यूजेस क्या हैं। ये ट्रांसलोकेशन, जो वाटर है, वाटर का क्या मेन फंक्शन होता है कि जो फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स, ठीक है, लीव्स में प्रिपेयर होता है फूड, उस फूड को प्लांट के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचाएं, ठीक है। सेकेंड वन, जो आपकी क्रॉप्स है उसको फ्रॉस्ट से और हॉट क्लाइमेट से यानी कि उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है लीव्स के, ठीक। पानी का ये यूज़ है। अब अगर पानी हम एक्सेस अमाउंट में दे दें प्लांट को
तो नुकसान तो कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, क्या होता है कि जो सीड्स हैं उन सीड्स वो रेस्पायर नहीं कर पाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं। सेम, जब वो सांस नहीं ले पाएंगे तो उनकी जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रो अप नहीं हो पाएंगी, तो जो क्रॉप्स की यील्ड है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है वेट्स। वेट्स का मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी सेल के साथ साथ उजाते हैं और उनको रिमूव करना कहलाता है वेडिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जो हमारे प्लांट्स के साइड बाय साइड अनवांटेड प्लांट्स रोप अप हो जाते हैं अपने आप से, उनको कहते हैं वीड्स, और उनको रिमूव करना फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज वेटिंग। अब ये कुछ वीड्स हैं जर्नल जो हमारी प्लांट के साथ, क्रॉप के साथ उग जाते हैं, जैसे एमरैंथस, ग्रास और वाइल्ड ओट्स। आगे चलते हैं। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़्यादा है वीड्स के। क्या है कि जितना भी हमारा क्रॉप्स का आपका स्पेस है, न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, सनलाइट है, वो सारा का सारा वीड्स क्रॉप्स के साथ शेयर करेगा। तो जो क्रॉप्स को अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलना था, वाटर मिलना था, स्पेस मिलना था, वो कम हो जाता है। तो अगेन जो आपका यील्ड ऑफ क्रॉप्स है वो कम हो जाता है। ये डिसएडवांटेज है। अब मेथड ऑफ वीडिंग देख लीजिए। ये मैनुअल है कि मैनुअली आप बाय हैंड वहाँ से वीडिंग को रिमूव करें, लेकिन ये अगेन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और मैनेफर्ड भी बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरा मेथड क्या है? यूजिंग ऑफ वेडिसाइड्स। इसमें क्या होता है? केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, 2,4-D ये रहा, और इसको स्प्रे किया जाता है ऑन द क्रॉप्स। ठीक है, लेकिन इसमें जो देखिए ये पर्सन है जिसने क्रॉप ये स्प्रे कर रहा है, इसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वेडिंग जो है ये केमिकल बेस है और इसका साइड इफेक्ट भी होता है। ठीक है, वो आपकी जो बॉडी है उसको हार्म पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, अब क्रॉप को प्रोटेक्शन करना है। क्रॉप को प्रोटेक्शन किससे करना है? दैट इज पेस्ट। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके क्रॉप को डैमेज करते हैं। कौन कौन से हैं? वो इंसेक्ट हैं, वो बैक्टीरिया हैं। ये इसमें आपको पिक्चर्स में पेस्ट भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैसे करते हैं ये इफेक्ट आपकी क्रॉप को? ये क्रॉप्स की जो क्वालिटी है उसको लोअर कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी फसल है, उसमें ये अगर पेस्ट अटैक कर दे तो उसकी जो पत्तियां हैं उनको ख़राब कर देते हैं, प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको कम करते हैं। इवन जो प्लांट है उसके अंदर एंटर भी कर जाते हैं तो प्लांट को भी ख़राब कर देते हैं, ये क्रॉप को भी ख़राब कर देते हैं। जो प्रोडक्शन है, यील्ड है क्रॉप्स की, उसको भी कम कर देते हैं। इनको कैसे रोका जाए? इनको रोक सकते हैं हम पेस्टिसाइड से। कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं? दीज आर DDT, BHC और मेलाथियोन, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का क्या प्रोसेस है? मीन्स आपकी जो फसल मेच्योर हो चुकी है क्रॉप, उसको कटिंग करके गैदर करना विद द हेल्प ऑफ सिकल। ये जो आपको हाथ में इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है ना मैन के, दिस इज नोन एज सिकल। ठीक है, और ये सी शेप में होता है, इसलिए इसको सिकल बोलते हैं। एंड जो इसका एज होता है बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है ये। क्लियर? नेक्स्ट है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग में जो ग्रेन है उसको हे से अलग करना बाय बीटिंग ऑन अ सॉलिड सरफेस। जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं कि जो लेडीज़ हैं ये इस सॉलिड सरफेस के ऊपर इस क्रॉप को बीट कर रही हैं, जिससे कि जो आपका हे है वो क्रॉप से अलग हो जाए। ठीक, दिस इज नोन एज थ्रेशिंग। नेक्स्ट, विनोविंग। विनोविंग मीन्स सेपरेटिंग ऑफ कैफ फ्रॉम द ग्रेन्स, यानी कि जो आपका अनाज के साथ जो छिलका होता है ना ऊपर का, जो स्किन होती है वो अलग करना। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका अनाज है जो आपका थ्रेशिंग के थ्रू मिला है, उसको विद द हेल्प ऑफ विंड अलग किया जाता है। क्योंकि जो आपका चैफ होता है वो बहुत हल्का होता है, लाइट वेट में होता है। तो जो आपका ग्रेन्स है वो आपके साइड बाय साइड गिरता रहता है, और जो आपका कैफ है या आपका जो वेस्ट मटेरियल है आपकी क्रॉप का, वो दूसरी साइड अलग होता रहता है। दिस इज नोन एज विनोविंग एंड द प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ विंड। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स आपने सारा का सारा प्रोसीजर किया है, बहुत अच्छे से किया, लेकिन अगर स्टोरेज नहीं होता है तो आपकी जितनी भी मेहनत है वो सब की सब खत्म। ठीक है, उसके लिए क्या है मेथड? सबसे पहले तो है ड्राइंग, यानी कि जो आपकी क्रॉप है वो क्रॉप आपकी मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए। क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रोन अप एंड आपकी जो क्रॉप है या आपका जो स्टोरेज मटेरियल है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सबसे पहला मेथड है आपका कि आप इसको ड्राइंग करें इन सनलाइट। दूसरा है मेंटेनिंग स्टोरेज कंटेनर्स। इनको हम स्टोर कर सकते हैं गनी बैग्स में, अर्दन पॉट्स में, लेकिन वो उनमें कहीं भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टोरेज आपका बता ही दिया मैंने आपको कि वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए।
नेक्स्ट, जो गोडाउन्स वगैरह हैं उनमें केमिकल ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए, मीन्स उनमें किसी भी तरह का वाटर लीकेज नहीं होना चाहिए, दूसरा वहाँ पर नमी नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पर कोई भी फंगी इस तरह का एनवायरनमेंट ना हो कि वहाँ पर फंगस वगैरह कोई भी इस तरह का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम सिलोस कहते हैं इनका यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं, ये टाइट कंटेनर्स होते हैं, रेड प्रूफ होते हैं, और इनको ये किसी मतलब हार्ड टेम्परेचर में भी आराम से खड़े रह सकते हैं, आराम से, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अनाज में जो स्टोरेज आपका ग्रेन्स होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब कुछ एडवांटेज देख लीजिए स्टोरेज के। स्टोरेज में करने से क्या एडवांटेज होता है कि एक तो जो फूड है वो आपका स्पॉइल नहीं होता, ख़राब नहीं होता है। आपका जो फ्रूट्स है, ठीक है ना, उसकी अवेलेबिलिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आपको थ्रू आउट ईयर रहती है, हमेशा आपको पास अवेलेबल रहेगा। दूसरा, इमरजेंसी स्टॉक, मीन्स अगर मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसके आपका उसका सामना करने के लिए आपके पास इमरजेंसी स्टॉक भी रहेगा। नेक्स्ट, अब सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कैसे बढ़े नेचुरली, दो आपके मेथड हैं। सबसे पहला है क्रॉप रोटेशन, दूसरा है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब कि आपकी जो क्रॉप है एक लैंड में अल्टरनेट में, मीन्स एक के बाद एक सीक्वेंस में उनको ग्रोन अप किया जाए। जैसे मान लीजिए अभी हमने मान लीजिए गेहूं की फसल उगाई, ठीक है। गेहूं की फसल में क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, मान लीजिए नाइट्रोजन चाहिए। तो अगली बार हम वो फसल उगाएं जिसमें कि नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारे सॉइल में एनहेंस हो जाएं, लाइक लेग्यूमिनस प्लांट आपके, ठीक है ना, दालें जो हैं। तो इससे क्या होगा कि जो गेहूं की फसल नाइट्रोजन कंपाउंड को अपना गेन किया था, एब्जॉर्ब किया था, वो जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट उस सॉइल में नाइट्रोजन को एनरिच कर दें वापस, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, द लैंड गेट यूटिलाइज इन द बेटर वे, जो आपका लैंड है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर वे। मीन्स मान के आपकी जो फसल है रोटेशनल में होगी, तो रोटेशनल में आपके जो फार्मर्स हैं उनको वेराइटी ऑफ क्रॉप्स मिलेगी, ठीक। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी आपकी, ठीक है। मीन्स आपकी सॉइल में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। क्रॉप रोटेशन का मैंने आपको भी एग्जांपल बताया ही है कि अगर मान लीजिए हम वीट उगा रहे हैं तो वीट के मैच्योर होने के बाद वहाँ पर हम लेग्यूमिनस प्लांट को उगाएं, जिससे कि उसमें जो नाइट्रोजन की कमी हुई है वो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स एक ही फील्ड में एक से ज़्यादा, यानी कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को पैदा करना, दैट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि इनको चूज करना जो होता है वो किस बेस पे होता है कि इनका मैच्योरेशन पीरियड अलग अलग होना चाहिए, मीन्स दोनों क्रॉप का मैच्योरेशन पीरियड सेम नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, दूसरा न्यूट्रिएंट्स में कमी प्रॉब्लम आएगी कि कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें आप इन्वॉल्व करें। सपोज कीजिए एक क्रॉप को नाइट्रोजन चाहिए, एक को नहीं चाहिए, तो फिर कौन सा फर्टिलाइजर या कौन सा न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करें, ठीक। दूसरा, स्प्रेड, जो पेस्ट्स होते हैं, जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो स्प्रेड आउट कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी क्रॉप्स की क्वालिटी है वो पुअर हो जाएगी। नेक्स्ट, तो इसके बेटर रिजल्ट के लिए आपको क्रॉप रोटेशन की जगह उसमें क्या हो सकता है कि आप इंटर क्रॉपिंग करें, ठीक है ना। तो इंटर क्रॉपिंग में क्या होगा कि जो आपकी फसल है, क्रॉप है, उसको आप एक पैटर्न में, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है सीक्वेंस में, यहाँ पर ये एक सीक्वेंस में यहाँ पर दूसरी फसल है, यहाँ पर दूसरी फसल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका हार्वेस्टिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और दूसरा जो इनकी न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, वो भी इजीली पूरा हो जाएगा। तो इंटरक्रॉपिंग इज बेस्ट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लिव स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पजेज। मीन्स इसमें हम एनिमल्स को केयर करते हैं, उनको ब्रीडिंग में हेल्प करते हैं, उनको फीडिंग में हेल्प करते हैं, उनकी केयर करते हैं लिव स्टॉक की फॉर फूड और दूसरे यूजफुल पर्पजेज के लिए। अब एनिमल्स कौन कौन से डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इनकी, सबसे पहले आपका मिल्क एनिमल्स। इसमें वो एनिमल्स आते हैं जो हमें मिल्क देते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलोज, गोट, आप सबको पता है। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स, जो हमें मीट देते हैं और जिनसे हमें एग्स मिलते हैं, जैसे कि आपका पिग हो गया, कैटल्स हो गए, हेंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉट एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो वर्किंग एनिमल्स होते हैं हमारे, जैसे कि आपका बफेलोज हो गए, कैमल हो गया, हॉर्स हो गए, ये हमारे ड्रॉट एनिमल्स हैं, ठीक है। ये हमारे सामान उठाने के या हमारा वर्क कम करने के काम में आते हैं। अब इनकी नीड क्यों है, क्यों हमें एनिमल हस्बेंड्री करनी होती है।
As animals are serving various uses to, there is a need to take care of them as well as it help to us improve livestock and extract. आप सबको पता है कि एनिमल्स हमारे बहुत काम आते हैं, बहुत सारा आपका वजन भी ढोते हैं, वो आपका बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, दूसरा आपका मिल्क एनिमल्स मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। और दूसरा सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है कि इनका जो आपका एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सक्रीटा जो होता है, डंग, यूरिन, ये यूज़ किया जाता है एज अ मैन्योर, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है एंड जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़ती है एंड वी कैन गेट मोर क्रॉप्स। ठीक है, तो इसलिए हमें एनिमल्स को केयर करना भी ज़रूरी है। So that's all for this video. I hope this video will help to understand about the crops, types of crops and all the agricultural implements which are used in the crop production. Thank you and have a nice day.